अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालिबात। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने जो इसके आउटकम्स हैं उनको बयान किया, आपके साथ शेयर किया और आपको ये बता दिया कि जो हमारी हुसूलियाबियाँ हैं, जो कुछ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी अच्छी चीज़ें पाई हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ द ब्लेंड ऑफ और वी कैन से इट इज़ द ब्लेसिंग्स फॉर द होल नेशन। और आज इसकी 75 साल गुजरने के साथ साथ या 70 साल गुजरने के साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एवर कुछ इसमें अमेंडमेंट्स लाई गई, लेकिन फंक्शनेबल है, एक्सेप्टेबल है और सोसाइटी में इसकी अभी भी गुंजाइश बचती है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के उन पहलुओं पे बात करेंगे व्हाट वी कॉल दीज आर इट्स क्रिटिसिज्म। जो इसका क्रिटिसिज्म होगा उस पे हम आज बात करेंगे। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब ये बनाया गया उस वक़्त हिंदुस्तान के लोगों की हालात क्या थी। लोग गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक एस्पायरेशन दिल के अंदर थी कि कहीं न किसी न किसी तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो लोगों को गवर्न करे, जो लोगों को जो गवर्नर जो गवर्निंग जो रूलर एंड द रूल्ड जो दोनों के लिए एक यकसान सा कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिससे लोगों को इस बात का एहसास हो कि अब हम किसी ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ हमारे पास राइट्स भी हैं और उसके साथ साथ ड्यूटीज़ भी हैं। लेकिन अगर हम इसकी जो इसका क्रिटिसिज्म है तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हम पहला क्रिटिसिज्म जो है दैट इज़ इट इज़ अनवाइडली। अंडर अनवाइडली वी कैन से दैट दिस डॉक्यूमेंट इज़ ए सिंगल डॉक्यूमेंट। जो सिंगल डॉक्यूमेंट है अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका का जो सिंगल डॉक्यूमेंट है विच इज़ सेड टू बी द कम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी एक कम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था। हम देख रहे हैं हर कोई चीज़ आर्टिकल्स की शेप में, पार्ट्स की शेप में, शेड्यूल्स की शेप में जो हम इसके अंदर देख रहे हैं, हर कोई चीज़ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया है, जिसकी वजह से इसका जो अगर हम देखें सिविल सर्विसेज कमीशन जो है उसकी बात करें या सेफ गार्ड ऑफ माइनॉरिटीज़ देखें वो भी इसी के अंदर है, हर कोई चीज़ इसी के अंदर रखा गया है। सो जब हमें कानून की कोई चाराजोई करनी होती है, जब हमें कानून के पास जाकर किसी चीज़ का मुदावा करना होता है तो उस वक्त हम देख लेते हैं एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ता है, जिससे इसका साइज़ भी बनता है। तो और जब हम लिटिगेशन की तरफ चले जाते हैं जो तो वहाँ पे लार्ज एरिया ऑफ लिटिगेशन जो है इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ता है। सो इट बिकम्स ए बुक विच इज़ heavy, which is not easy to understand, which is not everybody's cup of tea. So unwidely जो इसका है तो unwidely under this chapter अगर आप देखेंगे तो एक क्रिटिसिज्म बनता है कि आप इस पे हर कोई चीज़ एक ही किताब के अंदर रखा गया है, हर कोई चीज़ हर किसी बात की जो वजाहत है एक ही चीज़ एक डिटेल्स के हर एक ही किताब में रखी गई है। तो एक ही किताब को पढ़ना, बार बार पढ़ना, या उसके जो क्लासेस हैं, जो उसके सब क्लासेस हैं, या जो पहले आज से पहले 70 साल जो चीज़ें बनाई गई हैं उनको फिर आज के डेट में देख लेना, कुछ चीज़ें जो आज की सोसाइटी को सूट नहीं करती हैं। लाइकवाइज अगर हम इसको देखेंगे इसके बारे में, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इट इज़ सेड टू बी दैट इट वाज एन अनरिप्रेजेंटेटिव बॉडी। द ड्राफ्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी, हर चंद की वो इलेक्टेड बॉडी थी, लेकिन वो एक रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज के तौर पे उनको चुना गया था। वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, सभी लोगों को वोट देने का हक नहीं दिया गया। और उस वक्त जिन लोगों की छवि अच्छी थी, जो लोग किसी वजह से सामने आ चुके थे, उन्हीं लोगों को प्रमोट किया गया। जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग मौजूद थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें तजवीज़ कर सकते थे, उनको नहीं रखा गया। लिमिटेड फ्रेंचाइज के ज़रिए से कुछ लोगों को आगे भेज दिया गया जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। तो आज की डेट में अगर हम इस पर बात करें तो
उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनी थी रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज की वजह से बनी थी। उस वक्त यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज नहीं था, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तो वॉइस एंड ओपिनियन। वॉइस के ज़रिए से जो लोगों की जो हुकूमती होती है उनको पीपल मस्ट बी रिकग्नाइज्ड बाय देयर लैंग्वेज, ताकि लोग अपनी ज़बान के ज़रिए से अपने मामलात को अपने मामलात की फहम और फरासत को समझ सकते हैं, अपने मामलात को उसमें दर्ज करवा सकते थे। उसको उस वक्त मलहूज़ नज़र नहीं रखा गया। अगर हम इसकी ओपिनियन की बात करें तो हम ओपिनियन में देखते हैं, और वही जो सोशल ग्रुप्स उस वक्त थे, जो उस वक्त जो इंडिविजुअल्स थे, इंडिविजुअल्स को आगे लाया गया, सोशल ग्रुप्स को नहीं लाया गया। हर एक सेक्शन को, हर एक सोसाइटी के हर एक सेक्ट को उस वक्त रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि अगर जो वॉइस थी, वॉइस में लोगों को शामिल नहीं किया गया। अगर हम देखेंगे ओपिनियन में, तो ओपिनियन में भी लोगों को शामिल नहीं किया गया। तो एक इसका दूसरा भी ड्रॉबैक ये है, इसका दूसरा क्रिटिसिज्म ये बनेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स थे, वो सारे लोगों के उस वक्त यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के ज़रिए से मुंतखब नहीं हुए थे। तो एक और चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो इसका सबसे थर्ड जो इसका क्रिटिसिज्म पॉइंट बनता है, दैट इज़ it is an alien document, or we can say this has been borrowed from various constitutions of the world. जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें, अगर कुछ चीज़ें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाए, जैसे कि हम चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने यूएसए से लाया। इसी तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने यूएसए से लाया। इसी तरीके से जुडिशल रिव्यू को भी हमने यूएसए से लाया। अगर हम देखें तो बरतानिया से भी हमने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाया। इसी तरीके से रूल ऑफ लॉ को हमने उधर से लाया। इसी तरीके से जो हमारे पास इसके अलावा जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर वगैरह है वो भी हमने ब्रिटेन से लाया। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लाया। अगर हम बात करें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया। अगर हम बात करें यहाँ पे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहाँ से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने, या कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्वाज़ी फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट लाई। तो आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लाया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो उस वक्त लाई गई हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन से, बहुत सारे आइनों से लाई गई हैं। जो हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 157 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, और वहाँ पे जो उसने देखा, जो चीज़ें उस वक्त हिंदुस्तान की सोसाइटी को सूट कर रहे थे, वही चीज़ें हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दी गई। और इसकी वजह से आज की डेट में जो लोग इसकी क्रिटिसिज्म में आते हैं वो यही कहते हैं, दिस एन एलियन डॉक्यूमेंट, इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज, फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस इज अनदर ड्रॉबैक विच द पीपल आर क्रिटिसाइजिंग एट दिस टाइम। तो इसके अलावा जो इसके और भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे हम देखते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशन के अंदर सबसे बड़ी लिमिटेशन जो है जो गवर्नर्स ऑफिस है, या जो इस तरह से हम देखते हैं जो सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म जो है, सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म के तौर पर जो हमारे पास गवर्नर्स ऑफिस होते हैं, गवर्नर्स जो डायरेक्टली एजेंडा ऑफ द सेंटर होते हैं, एजेंट्स ऑफ द सेंटर होते हैं, जो सेंटर की वकालत यहाँ पे करते हैं, जो सेंटर के इशारों पे चलते हैं। और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट्स रूल होता है, जो सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बना लेता है, और प्रेसिडेंट्स रूल जो होता है, यूनिटरी प्रोविजन जो इसके अंदर है वो रखा गया है, जिसकी वजह से लोग इसको आज की डेट में इसका क्रिटिसिज्म करते हैं। अगर हम एक और बात की तरफ देखेंगे, जो उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने उन्होंने जो वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात की। अगर हम उस वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वुमेन्स जो रिजर्वेशन है उसकी बात करें, तो वुमेन्स रिजर्वेशन जो है सिर्फ एक फैमिली तक महदूद रह गई है, किसी खास कुछ फैमिलीज़ तक वो महदूद रह गई है, जिन फैमिलीज़ की वुमेन्स को आगे ले जाया जा रहा है। और आज की डेट में भी बहुत सारी वुमेन्स हैं जो अनरिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और 33% उसका जो रिजर्वेशन है, औरत जो हमारे पास बराबर 50% के शेयर होल्डर्स हैं, उनको 33% देना भी इसका एक क्रिटिसिज्म बनता है। लाइकवाइज अगर हम सोशल इकोनॉमिक राइट्स की बात करें तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत रखा गया है, जो गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक होते हैं कि जब गवर्नमेंट चाहे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे या ना करे, गवर्नमेंट की गुडविल होती है। अगर इसको फंडामेंटल राइट्स में रखा होता, हिंदुस्तान जो एक बहुत ही गरीब मुल्क है, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए इन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर सोशल इकोनॉमिक राइट्स को रखना चाहिए था,
ताकि हिंदुस्तान के लोग दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत करके अपने मुस्तकबिल को संवार सकते थे। सो आज की डेट में जो ये गाइडलाइंस हैं फंडामेंटल राइट्स में, अगर इसको रखा जाता तो इससे हिंदुस्तान में ज़्यादा खुशहाली आ सकती थी। तो इसको भी एक क्रिटिसिज्म के पॉइंट पे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं, इसको पॉलिटिकल एनालिसिस इसको इसके क्रिटिसिज्म में शुमार करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ये जो हमने आज फिलासफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी, तो इसके साथ ही हम ये चैप्टर आज ख़त्म करने जा रहे हैं। अगली वीडियो में हम जो आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट उस पर बात करेंगे। टिल देन गुड बाय।